अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली हम अपना जो जिसे कहते हैं ना कि वो मौक़िफ़ वाज़िया करना चाह रहे होते हैं कि हमने ये रिसर्च क्यों करनी है और किस वजह से करनी है और आखिर क्या बात है, क्या ज़रूरत है इसकी, इसकी सिग्निफ़िकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर तो आम तौर पे इसको इंट्रोडक्शन का ही ये पार्ट हो जाता है। तो जो हमने कल बातें की थी, तो आम तौर पे हमने कल थोड़ी-सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी इनडायरेक्टली टच कर दिया था इंट्रोडक्शन में ही। लेकिन चूँकि हम थीसिस की बात जब करेंगे तो उसमें अलग से एक बाकायदा हेडिंग बनाते हैं आम तौर पे, तो उसमें हमें ये लिखना होता है, बाज़ औक़ात 2-3 पेजेज़ इस पे लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज़ वेल। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम बड़े आराम से, धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं आम तौर पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। पहला है प्रिंसिपल प्रोपोज़िशन, देन इंटरैक्टिंग प्रोपोज़िशन, देन थर्ड वन इज़ स्पेकुलेटिव प्रोपोज़िशन एंड फोर्थ वन इज़ एक्सप्लिकेटिव स्टेटमेंट। अब स्टार्ट कैसे करना होता है? स्टार्ट हमने ये करना होता है, उस बात से शुरू करेंगे जो बात ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो फैक्ट नोन है, तो हमने बात का आगाज़ वहाँ से करना होता है। जब हम प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉवर्टी पे आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे जी दुनिया में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मसला है, या पाकिस्तान पॉवर्टी में इतने नंबर पर है। अब ये इन्फॉर्मेशन एस्टैब्लिश्ड है, ये नोन फैक्ट है कि जी दुनिया में पॉवर्टी बढ़ रही है या फलां रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बढ़ चुकी है, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो हम जिस भी आपका जो भी टॉपिक है, तो जब आप का जो भी जिस स्पेसिफिकली जो टॉपिक है और जब आप उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उस एरिया के जेनेरिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात से हम बात शुरू करते हैं कि जैसा कि ये इस तरह से होता है। तो जिसके बारे में कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो जहाँ से बात आपने स्टार्ट करनी है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल प्रोपोज़िशन। फिर इससे जय फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह दें कि जी सेल्स एडवर्टाइज़मेंट बढ़ाने से सेल्स बढ़ती है, तो एक नोन बात है, सबको पता है, या ट्रेनिंग देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम इस तरह की कोई 1-2 पैराग्राफ या एक स्टेटमेंट 2, 3-4 लिख देते हैं। किसी का रेफ़रेंस देना चाहते हैं, तो वहाँ से रेफ़रेंस भी दे सकते हैं, मिस्टर सो एंड सो 2018, और वो जो कहते हैं जी ट्रेनिंग जब दी जाती है, तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वगैरह, वगैरह। या आप फाइनेंस का भी कोई इस तरह से ले सकते हैं। फिर अगला पैराग्राफ या अगला जो आपका स्टेटमेंट होगा, जो आपके जहाँ से बात आपने टर्न करनी है, वो क्या होगी? व्हाट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये चीज़ आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एज़ इंटरैक्टिंग प्रोपोज़िशन। अब जो एस्टेब्लिश चीज़ है, उसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्ट भी एग्ज़िस्ट करता है। ज़ाहिर है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं। जैसे मैंने कहा कि सेल्स बढ़ रही है एडवर्टाइज़मेंट से, हमने ऑर्गेनाइज़ेशन का एडवर्टाइज़मेंट का बजट बढ़ा दिया तो सेल्स बढ़ी, ये हमें पता होता है। लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, तो हम ये कॉन्ट्राडिक्ट कहेंगे, दो वी नो दैट a sales increase in the advertisement leads to increase in sale, but there are many evidences, there are many cases in which company has increased the sales, sorry, has increased the advertisement budget, but it has no effect or insignificant effect on the sales. तो इस तरह की आप कोई स्टडी उठाते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को चैलेंज कर रही होती है, तो वो आप उसको, अब ये कहानी में यूँ कह लें कि ट्विस्ट डाल रहे हैं कि जी ये तो होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है, ये भी हमारे एक्सपीरियंस में है। तो वहाँ पर भी आप कोई स्टडी जोड़ देते हैं, वो चीज़ें जो कि इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो इंटरैक्टिंग प्रोपोज़िशन में हमने क्या लिखा है? हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेंशन कर दिया उस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट से या थॉट से, या जो भी आप उसको नाम दे दें, कि जो हमने पहले मेंशन कर दी, या सादा लफ्ज़ों में एग्जेम्पशंस की बात कर देते हैं। यानी हम अगर ट्रेनिंग की ही एग्जांपल को ले लें, तो हम कहते हैं जी ट्रेनिंग, हमने पहले बताया जी ट्रेनिंग जब कराई जाती है तो उससे एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, सबको पता है। तो इंटरैक्टिंग प्रोपोज़िशन क्या होगा? दो समटाइम्स ट्रेनिंग डज़ नॉट यील्ड द डिज़ायर्ड इफेक्ट, और आप वहाँ पे 2-4 स्टडीज़ के रेफ़रेंस डाल देते हैं कि जी फलाँ ने ये कहा, फलाँ ने भी कहा। ज़ाहिर है, और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो इफ़ेक्ट नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? उसके अपने रीज़न होंगे, फिर हम बाद में आएँगे उसपे। लेकिन बहरहाल, तो आप क्या करते हैं, पहले
इन्फॉर्मेशन वो देते हैं जो कि ऑलरेडी नोन होती है, फिर उसी से एक कॉन्ट्राडिक्शन डालते हैं कि जी ये चीज़ तो होती है, लेकिन ये भी हमारी मुशाहिदे में आया है, रिसर्चेज़ में ये भी चीज़ आई है। यहाँ आप अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे होते, अगेन आप प्रीवियस स्टडीज़ का ही रेफरेंस देते हैं। अच्छा ठीक है, इन्फॉर्मेशन नोन थी, वो हमने दे दी, अब कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया, तो फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका आएगा स्पेकुलेटिव प्रोपोज़िशन। अब आप पहले दोनों स्टेटमेंट्स को या दोनों जो पैराग्राफ्स हैं या दोनों प्रोपोज़िशंस को मिला के बात करते हैं। अब चूँकि ये भी हुआ, ये हमें मालूम था, लेकिन ये चीज़ें भी हमारे सामने आई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मीन्स देयर इज़ अ नीड टू एक्सप्लोर इट फर्दर। अब ये आपका स्पेकुलेटिव प्रोपोज़िशन है। ट्रेनिंग की एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, हमने कहा ट्रेनिंग बाय प्रोवाइडिंग मोर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज़, their productivity enhances, but what contradicts? There are many evidences, there are many cases in which training has been given, but the desired results have not been achieved. तो क्या होना चाहिए? So this means that we need to dig out this issue further to know what are the exact causes, reasons, or factors that are generating such kind of results. अब देखें बात को, आपको समझ आ रही है कि कैसे आप बात को बना रहे हैं। अब पढ़ने वाला भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, अच्छा हाँ ये भी, अच्छा ये भी होता है, हाँ ये बात तो ठीक है, ये तो फिर इसका मतलब है इसको थोड़ा डिग आउट करना चाहिए। जब यहाँ पे बंदा आके आपकी बात से मुत्तफिक हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आके अपनी आप स्टेटमेंट डाल दें। लिहाजा हम ये स्टडी कर रहे हैं। हियर कम्स द पर्पस ऑफ द स्टडी, द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। तो आप ये कहते हैं कि चूंकि ट्रेनिंग जो है वो हमें पता है कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, लेकिन हमें ये देखा कि फलां-फलां स्टडीज़ फलां-फलां लोगों ने की और पता लगा कि ट्रेनिंग जो है वो रिज़ल्ट्स नहीं दे रही। फिर तो अब चूँकि ये सब इस तरह से हो रहा है, तो इस लिहाज़ा हम इस सिचुएशन को फर्दर एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि वो क्या फैक्टर्स हैं। तो अब आपका जो आ गया एक्सप्लिकेटिव स्टेटमेंट कि दैट इज़ व्हाई वी आर स्टडीइंग और वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स that affect the affect the performance of the training या efficacy of the training in ABC company वगैरह वगैरह। This is how you structure the problem statement. अब होता क्या है अक्सर, या तो ये मिसिंग होता है, कॉन्ट्राडिक्ट का एलिमेंट मिसिंग होता है, या आप बात को ही डायरेक्ट ही अपने यहीं से शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, चूंकि पाकिस्तान में पॉवर्टी है तो मैं इसलिए इस पे काम करना चाहता हूँ। तो ये एक आई कैचिंग, एक अट्रैक्टिव, एक यूं कह लें कि एक एक्सेप्टेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बनेगा। जो थीसिस होता है उसमें आमतौर पे 2-3 सफ़ों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट चला जाता है, या चलें 1 सफ़े का भी हो तो एट्स के अब ये 4 पैराग्राफ भी बना लें तो आपका 1 सफ़े का आराम से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है। तो this is how you need to structure the problem statement.